हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम मल्टी चैनल मार्केटिंग एंड ओमनी चैनल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग से हटके है, लेकिन इतना भी हटके नहीं। आज की दौर में अगर आपको अपने आप को रेलिवेंट रखना है तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपसे बेहतरीन कोडर्स जिन्होंने एंटर किया हो या शायद ना भी किया हो, वो मिल जाते हैं। जब ये यूक्रेन की वॉर हुई तब हमें पता लगा कि यूरोप की ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तो यूक्रेन जाती है, यानी कि वो लोग बहुत बड़ा यूरोप का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यूक्रेन में होता है। यूक्रेन वाले सर्विसेज देते हैं वो। तो जब उनकी यहाँ चीज़ें ख़त्म हुई तो ये पता लगा और ये फिर साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर लोगों के पास ये आना शुरू हो गया, यानी कि आईटी एक्सपोर्ट बढ़ गई यहाँ की, इस रीजन की। तो आपको अपने आज के दौर में अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए डोमेन स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बिज़नेस ड्रिवन होने की ज़रूरत है। आप डेटा को समझें, आप बिज़नेस को समझें। आप मसलन, मैं डोमेन नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल चीज़ अगर कोई एक नया फ्रेमवर्क या कोई एक नया, जैसे मिसाल के तौर पर आजकल डाटा मैश और डाटा फैब्रिक एक नई चीज़ आई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा आप लगाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या नई चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ आपके फ़ौरन समझ में नहीं आएगी वो है बिज़नेस। हाँ, आपको कस्टमर सेंट्रिक बिज़नेस ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। क्यों मैं ओमनी चैनल और मल्टी चैनल की बात कर रहा हूँ डेटा इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में, वो मैं आपको अभी आगे चल के बता देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ बिज़नेस ओरिएंटेड या कस्टमर सेंट्रिक की, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको पूरा बिज़नेस की एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए। पूरी नहीं तो कम से कम इतनी कि जिस डोमेन में या जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसकी एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वो एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फ़र्म है। तो मेरी जीत टेक्निकली यहाँ पे नहीं होगी, मेरी जीत तब होगी जब मुझे बिज़नेस मालूम होगा। उसी बिज़नेस की वजह से मैं डाटा के फ़्लो को मैप कर पाऊँगा। उसी बिज़नेस की फ़्लो की वजह से, उसकी मालूमात की वजह से मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँगा। यानी कि अगर मुझे मालूम होगा कि इधर मेरे पास डाटा का फ़्लो इतना है, मिसाल के तौर पे मुझे मालूम है कि हमारी सप्लाई चेन बहुत फैली हुई है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे मेरे पास वाफर मिकदार में डाटा होगा। मेरे पास प्रोडक्शन की अगर बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो मुझे मालूम होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन वाफर मिकदार में। लेकिन इसके बरक्स अगर मुझे किसी ऐसे एरिया की या आर&डी की अगर मैं बात करूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे इतना ज़्यादा इस एरिया से इतना ज़्यादा डाटा नहीं आएगा, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से डिसाइड करूँगा। तो आपकी जीत कस्टमर सेंट्रिक और बिज़नेस ओरिएंटेड होने से होगी, ना कि कोर टेक्निकल होने से। आप बेहतरीन कोर टेक्निकल भी हैं। आजकल जैसे एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, डाटा मैश एंड डाटा फैब्रिक। आप यकीन जानिए, इसमें आधा घंटा लगाएं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जहाँ आप फंसेंगे वो है बिज़नेस एरिया, बिज़नेस डोमेन। आपको सप्लाई चेन की साइकिल, स्टैंडर्ड एटलीस्ट साइकिल पता होनी चाहिए, आपको प्रोक्योरमेंट की साइकिल पता होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी इंजीनियरिंग फर्म में या किसी आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के इन एंड आउट मालूम, एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल्स का मालूम होना चाहिए कि फाइनेंस किस तरह काम करता है, किस तरीके से एचआर एंड पेरोल काम कर रहा है, ताकि आप क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे और आप इस डाटा से काम करेंगे तो 80% आपको सेम मिलेगा। बहरहाल, हम वापस आते हैं अपनी ओमनी चैनल और मल्टी चैनल मार्केटिंग के ऊपर कि मैंने ये क्यों टॉपिक चुना। ये रेलेवेंट तो है, और जब हम डाटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें डाटा इंजीनियरिंग भी किसी हद तक आ जाती है। और क्यों मैं इसका इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको वो बसीरत दी जाए जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है। मैं इस डाटा इंजीनियरिंग की सीरीज़ में आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाऊंगा। मैं इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूँ या सीक्वल नहीं सिखा रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सीक्वल और प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स आपके बने हुए हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैं इनकरेज करूँगा कि आप वो करें और फिर मेरे इस ओमनी चैनल की स्ट्रेटजी, ओमनी चैनल के वीडियो को देखें, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये बिज़नेस सेंट्रिक है, ये मार्केटिंग सेंट्रिक है। अब आते हैं वापस
अपने टॉपिक की तरफ। 2018 में स्टारबक्स को एक मसले का सामना करना पड़ा। हम जानते हैं स्टारबक्स एक बहुत बड़ा कॉफ़ी ब्रांड है। जिस मसले का स्टारबक्स को सामना करना पड़ा, उनको ये मालूम हुआ कि उनके लॉयल कस्टमर्स बहुत थोड़े से के अलावा 60 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका डिजिटल प्रेजेंस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस मसले की निशानदेही करने पर स्टारबक्स ने अपने लॉयल कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए एक ओमनी चैनल स्ट्रेटजी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। और ओमनी चैनल एक ऐसी हिकमत अमली है जो एक ब्रांड के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है ताकि एक बेहतर इंटरेक्टिव कस्टमर एक्सपीरियंस बनाया जा सके कस्टमर्स के लिए। किसी ब्रांड के लिए इस तजर्बे को तख्लीक करने के लिए, इसे मार्केटिंग के लिए यानी तख्लीक करने के लिए इसे मार्केटिंग के लिए एक मल्टी चैनल अप्रोच की ज़रूरत होती है, और उस मल्टी चैनल अप्रोच तैयार करना होती है जो कि कस्टमर्स के तजर्बे को आपस में इंटीग्रेट करे, उनके मल्टीपल एक्सपीरियंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले आपस में इंटीग्रेट करे, उन डिफरेंट टच पॉइंट्स को इंटीग्रेट करे, और फिर एक बेहतर कस्टमर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। अभी कुछ टाइम पहले जब मैं रियाद से कराची की फ़्लाइट बुक कर रहा था, तो मैं फ्लाइनास से कर रहा था, मेरा अकाउंट है उस पर, तो मैंने बस उसको कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया। अब यकीन जानिए 4 घंटे के बाद मेरे पास एक कूपन आया और एक स्पेसिफ़िक कस्टमाइज्ड ईमेल आई कि मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने उन टच पॉइंट्स को अपने पास सेव किया हुआ था फ्लाइनास वालों ने, कि आप अपने कार्ट में टिकट डाल के छोड़ चुके हैं, और दूसरी एक ईमेल आई थी कि इस कूपन को यूज़ करके आप इतने % ऑफ़ ले सकते हैं। खैर, तो ओमनी चैनल की हिकमत अमली का मकसद तमाम चैनल्स को आपस में इंटीग्रेट करके, मतलब उनकी इंटीग्रेशन करके एक हमवार तजर्बा, एक हमवार एक्सपीरियंस बनाना है। मल्टी चैनल के तजर्बे और ओमनी चैनल के साथ बहुत ज़्यादा उलझना आसान है, मगर इन दोनों में फ़र्क है, बहुत थोड़ा है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। जो मल्टी चैनल मार्केटिंग है वो आपस में इतनी ज़्यादा इंटीग्रेट होके नहीं चलती, उसके तमाम चैनल्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से कस्टमर तक पहुंचा जाए, बस ये मल्टी चैनल मार्केटिंग की अप्रोच होती है। अलबत्ता जो ओमनी चैनल मार्केटिंग की अप्रोच होती है वो ब्रांड उसका सेंटर पॉइंट होता है, वो तमाम टच पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है। तो स्टारबक्स ने क्या किया 2018 में, जब उनको पता लगा कि 60 मिलियन लोगों का ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो उन लोगों ने एक फ्री वाईफाई की, अपने जब भी जाते थे अपने स्टोर्स में तो फ्री वाईफाई देना शुरू किया। फ्री वाईफाई के लिए उन्होंने रिक्वायर्ड किया कि आपको अपनी ईमेल हमें देने की ज़रूरत है और फ़ोन नंबर। ईमेल को उन्होंने उसको मैंडेटरी कर दिया। जब उन्होंने ईमेल मैंडेटरी की तो तकरीबन 25 मिलियन लोगों ने रजिस्टर्ड किया। अब ये वो 25 मिलियन की जो डेटाबेस बनी, ये वो थी जो कि डिजिटली, जिनको इन्होंने लेबल किया डिजिटली रजिस्टर्ड कस्टमर। ये वो डिजिटली रजिस्टर्ड कस्टमर थे जो कि थे तो कंटिन्यूस बायर, बट ब्रांड से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं थे। नतीजे में क्या हुआ, जब स्टारबक्स ने इनको आप फ्री वाईफाई दिए, इन्होंने फ्री वाईफाई के लिए ईमेल पुट की। ईमेल पुट करने के बाद इन्होंने रजिस्टर करके वाईफाई कनेक्ट किया, इनको वाईफाई मिल गया, स्टारबक्स को इनकी ईमेल मिल गई। फिर ईमेल मिलने के बाद स्टारबक्स ने इन लोगों को कूपन्स देना शुरू किए और इनको इनकरेज किया कि अब वो इनकी एक्चुअल ऐप पे लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, जिससे इनको फ्री ड्रिंक्स और फ्री गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह प्रोवाइड किए। इस तरीके से इन्होंने वो कस्टमर्स जो कि इनके बायर तो थे लेकिन इनके पास जिनका डाटा नहीं था, 60 मिलियन थे, उनमें से इन्होंने एटलीस्ट 50% ऑफ डाटा, 50% कस्टमर्स को एक्वायर किया, उनको लेबल किया कि डिजिटली रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं ये, और उनको कूपन्स दे के उनको ईमेल के थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन करवाया। ये ओमनी चैनल मार्केटिंग इस तरीके से काम करती है। अब इसके अंदर डाटा इंजीनियरिंग का ही रजिस्टर्ड करने के बाद उन तमाम लोगों को उस डेटाबेस में चेक करना कि क्या ये पहले भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं या नहीं, कौन से नए रजिस्टर्ड हुए हैं, किस चैनल के थ्रू आए हैं, कितनों को हमने कूपन भेजे हैं,
कौन कूपन के थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन कर चुका है। तो इसके पीछे पूरी एक साइंस आ जाती है। लेकिन ये कहाँ से चली? ये चली हमारे मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से। इसके अंदर सारा का सारा अहम किरदार जो पीछे अदा किया वो डेटा इंजीनियर्स ने अदा किया। लेकिन हाँ, ये ट्रिगर कहाँ से हुई? ये मार्केटिंग से हुई। उनको एक छोटे से उसके थ्रू इनकरेज करना कि आप साइन अप करें और वाईफाई से कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद असल गेम, असल चीज़ स्टार्ट हुई कि उन कैसे उन तमाम प्लेटफॉर्म को आपस में इंटीग्रेट करना। डेटा इंजीनियरिंग इज़ आई वुड से 60% इंटीग्रेशन। वहाँ से डाटा लेना, वहाँ से डाटा लेना, उनको आपस में इंटीग्रेट करना, उनको एक इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस में डालना या डाटा वॉल्ट में डालना या रॉ लैंडिंग जोन में डाटा को रखना। जितनी जितनी नीड होती रहे, जैसे जैसे नीड होती रहे वैसे वैसे उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़फुल बनाना। ये तमाम जो जादू कर रहे होते हैं, ये जितने भी पीछे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे होते हैं, उस रॉ डाटा को एक कीमती बसीरत में जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं डाटा साइंटिस्ट के लिए कि वो उसके ऊपर, या डाटा एनालिस्ट के लिए या बीआई इंजीनियर्स के लिए कि वो उसके ऊपर इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बनाएं, दूसरे एल्गोरिदम्स अप्लाई करें, हिडन पैटर्न्स तलाश करें। अच्छा, अब इसके अंदर स्टारबक्स के केस में जो डाटा इंजीनियरिंग का निफाज हुआ वो कहाँ हुआ? स्टारबक्स ने अपने डाइवर्स चैनल्स से डाटा को कंसोलिडेट करने के लिए एक मज़बूत डाटा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तश्कील दिया, उस बनाया और उसमें ठीक ठाक सरमायाकारी की उन्होंने। इसमें स्टोर की ट्रांजैक्शंस भी थी, इसमें मोबाइल ऐप की इंटरेक्शंस भी थी, इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम का डाटा भी था, इसमें सोशल मीडिया की इंगेजमेंट भी शामिल थी, इसमें सेंट्रलाइज्ड डाटा रिपोजिटरी के निफाज ने हर ग्राहक के लिए 360 डिग्री व्यू की सहूलत फराम की। 360 व्यू, जिससे स्टारबक्स को इनके रवैये, बिहेवियर, यानी इनके बिहेवियर का एक कंसोलिडेटेड, एक जामे एनालिसिस करने और इसे समझने के काबिल बनाया स्टारबक्स ने। और जो जो 25 मिलियन नहीं, 10 मिलियन लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, 25 मिलियन ने नहीं किया था, 10 मिलियन। फिर भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी फिगर है कि 60 मिलियन थे, 60 मिलियन में से 10 मिलियन ने, यानी कि वो कस्टमर्स जो फ्री में एक छोटे से एफर्ट से 10 मिलियन रजिस्टर्ड हो गए। 10 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। अच्छा, ये तो बात हो गई ओमनी चैनल मार्केटिंग की। अब जो मल्टी चैनल मार्केटिंग होती है, इसमें आपने रिसर्च ये करनी है बेहतर तफ़हीम के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने बुक में मैंने लिख दी हैं ये सारी चीज़ें। नाइकी, आप नाइकी की केस स्टडी पढ़ें, वो मल्टी चैनल मार्केटिंग यूज़ कर रहे थे। उनके बिज़नेस के हिसाब से ओमनी चैनल बेस्ट नहीं थी, मल्टी चैनल बेस्ट थी नाइकी के बिज़नेस के हिसाब से। तो आप वो चाहें तो नीचे दिए गए लिंक से वो किताब गुफ्तगू से आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख दी हैं कि किस तरीके से ओमनी चैनल काम करती है, किस तरीके से मल्टी चैनल काम करती है, डाटा इंजीनियरिंग इसमें कहाँ आती है। खैर, हाई लेवल इन्फॉर्मेशन ये है कि मल्टी चैनल मार्केटिंग जो होती है, जैसा कि मैंने बताया, वो आपस में इतनी डीपली इंटीग्रेट नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है। उसके तमाम चैनल्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हर चैनल एक इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कस्टमर एक्विजिशन या कस्टमर को मतलब उन कस्टमर किसी तरीके से तक पहुंच जाएं। उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये होता है। जो मल्टी ओमनी चैनल मार्केटिंग होती है वो उसका न्यूक्लियस ब्रांड होता है, वो ब्रांड के हिसाब से चलती है और सारे टच पॉइंट को आपस में इंटीग्रेट करती है और फिर एक बेहतर, यानी वहाँ से एक्सपीरियंस कंटिन्यू करवाती है जहाँ से यूज़र ने लास्ट टाइम छोड़ा है। इसके बरक्स मल्टी चैनल मार्केटिंग इंडिपेंडेंटली काम करती है, यानी अगर आपके पास फेसबुक एड्स चल रहे हैं वो अलग काम करेंगे, ईमेल मार्केटिंग है वो अलग काम करेगी। बहुत हद तक मुमकिन है एक कस्टमर आपके पास ईमेल मार्केटिंग से आया है और ज़रूरी नहीं है कि उसने फेसबुक ऐड भी देखा हो, लेकिन जो ओमनी चैनल होती है उसके अंदर ये होता है कि ये डाटा इनके पास आता है कि फ़लाँ को हमने भेजी थी, उसको उसकी इंटरेक्शन ये भी आई है, इसने रिस्पॉन्ड किया है, ये इसका नाम है। ज़ाहिर है जब आप फेसबुक पे एड्स चलाएंगे तो एक आपको सारी डिटेल मिलती है ऑडियंस की। आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि ये जेंडर हो, ये डेमोग्राफिक्स हो, ये एज ग्रुप हो, ये माइंडसेट हो, इस एरिया से हो, ये एज ग्रुप होना चाहिए। तो उस तरीके से आप उसको मैप कर रहे होते हैं। अच्छा, हर स्ट्रेटजी का, ओमनी चैनल और मल्टी चैनल मार्केटिंग की हर स्ट्रेटजी के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं।
अगर हम मल्टी चैनल मार्केटिंग की बात करें तो वो ईज़िली इम्प्लीमेंट हो जाती है और ईज़ी है उसको मैनेज करना, क्योंकि हर चैनल इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। और बट इसका कॉन्स क्या है कि डिसजॉइंट हो जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या करती है, एक सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस आपको देती है। और ऑब्वियसली इसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, इसके लिए आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तमाम चैनल्स आपस में बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए इसके लिए। मैंने मुझे क्यों याद आया इसको इंक्लूड करना, मैंने एक सेशन दिया था यूके के अंदर, ऑनलाइन था सेशन, उसमें मैंने ओमनी चैनल और मल्टी चैनल मार्केटिंग पे बात की थी। अलबत्ता हम इस वीडियो सीरीज़ में आगे जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें मैं ये चीज़ें आपको ज़रूर शो कराऊंगा, मतलब बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको मार्केटिंग नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरे डाटा का आर्किटेक्चर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से टच पॉइंट्स आपस में काम कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, मुनाफा बख्श होगी ये समझने में कि मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या है, ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या है, ये दोनों दूसरे से अलग कैसी हैं और ये कैसे काम करते हैं और क्यों मैंने आप लोगों को ये बताई है। मैं आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ या जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ, उसका मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप एक डेटा इंजीनियर बन जाएं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कंसल्टेंट आएँ, आप कंसल्टेंट बने जिसके पास बिज़नेस एक्यूमेन हो, जिसके पास बिज़नेस की नॉलेज हो, जिसके पास तफ़हीम हो, जो कि जब उसको पावर यूज़र्स या कस्टमर रिक्वायरमेंट बता रहा हो तो उनको क्वेश्चन कर सके, नहीं ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, अगर तुम ये कह रहे हो तो इससे बेहतर ये हो सकती है। क्योंकि आइंदा आने वाले वक्तों में, जैसा कि आपने भी वो देखा होगा, वो बड़ा एनवीडिया के सीईओ की एक बात आई है कि वो काम कर रहे हैं इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में। हम देख रहे हैं वक्त के साथ साथ जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो मशीन ही हैंडल करेगी, तो आपकी जीत कहाँ होगी? आपकी जीत वहाँ होगी जहाँ आपको बिज़नेस नॉलेज होगी, जिसके आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएंगे, वहाँ आपकी नॉलेज होगी। और जब आप टेक्नोलॉजी जानते होंगे, डेटा इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल जानते होंगे, वो सारे काम जानते होंगे, डाटा पाइपलाइन बनाना, उस कौन सी राइट स्ट्रेटजी है, राइट अप्रोच है इस सिनेरियो में, वही आपका जीत का ज़रिया बनेगी। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, और जब तक अपना ख्याल रखिएगा और कीप ऑप्टिमाइजिंग योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ एंड कीप इंटीग्रेटिंग योर डाटा स्ट्रेटजीज़ विद द मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम।